तो दो महान व्यक्तित्व, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दो महान व्यक्तित्व, एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस। लक्ष्य एक, उद्देश्य एक। उद्देश्य क्या था? देश की स्वतंत्रता। और माध्यम और रास्ता शुरुआत में एक ही था, दोनों एक ही विचारधारा से थे। शुरुआत में सुभाष महात्मा गांधी के अनुयायी थे, लेकिन कालांतर में आप देखेंगे तो दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कारण ये है, और कई चीज़ों में विचारों में मतभेद भी देखने को मिलता है। यदि ओहदे और दर्जे की दृष्टि से देखें तो भारत में जो लोकप्रियता का स्तर था, एक समय ऐसा भी आया, महात्मा गांधी तो लोकप्रिय थे ही, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि सुभाष महात्मा गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, कांग्रेस के अंदर भी, कांग्रेस के बाहर भी। और उसका कारण सुभाष के अंदर एक नेतृत्व योग्यता लोगों को देखने लग गई। और नेतृत्व योग्यता होती भी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी संकट में फिर से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। और उनका अध्यक्ष चुना जाना क्योंकि उन्होंने, गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि खड़ा किया था। प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारामैया। उनकी हार हो जाती है, और उस हार को गांधी ये भी कहते हैं कि उनकी हार मेरी हार है, यानी कि ये दिखाता है कि सुभाष चंद्र बोस का कद कितना ऊंचा उठ चुका था। तो एक महान व्यक्तित्व। और मैं हमेशा कहता हूं कि देश की आज़ादी के बाद भी यदि हमारे देश का ये सौभाग्य होता, ये हमारा दुर्भाग्य था कि एक इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा व्यक्तित्व देश की संविधान सभा में नहीं था। देश की आज़ादी के बाद इतना बड़ा महान व्यक्तित्व हमारे पास उस समय मौजूद नहीं था, जो हमें मार्गदर्शित कर पाता और स्वतंत्र भारत के लिए नई दिशा और दशा दे पाता। तो सुभाष, आपको पता है कि एक आकस्मिक मृत्यु होती है। तो दोनों के विचारों को लेकर के क्या मतभेद थे, कुछ पॉइंट मैं आपको इसमें बताऊंगा। यूपीएससी में क्वेश्चन भी इसको लेकर पूछा गया है कि स्वतंत्रता के संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के दृष्टिकोण की भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आ चुका है, तो आपको बस कुछ व्यू पॉइंट से पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या मतभेद था। तो शुरुआती जो दिन थे, प्रारंभिक समय पे जब महात्मा गांधी आते हैं, असहयोग आंदोलन चलता है, उस दौरान आपको पता है कि सुभाष आईसीएस का एग्जाम दे करके, आईसीएस के एग्जाम को छोड़ करके, मतलब क्वालिफाई करके टॉपर लिस्ट में 4th रैंक थी इनकी, है ना। और इंपीरियल सिविल सर्विसेज में टॉपर एक बहुत बड़ी बात होती है। आज आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उस समय बड़ा कठिन होता था क्योंकि उम्र बहुत कम होती थी, भारतीयों के लिए परीक्षाएं बहुत कठिन थी। और उसको जो है इन्होंने 4th रैंक लेकर के आए, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए। तो समझ सकते हैं कि कितने ही प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे होंगे इतनी कम उम्र पे इतना बड़ा जो है एग्ज़ाम क्रैक करना, वो भी विदेश जा कर के, इंग्लैंड में जाकर, वहाँ पे ऐसे माहौल पे जहाँ पर भारत जो है हमारा औपनिवेशिक शासन के, है ना, उसमें था, स्थिति में था। तो प्रारंभिक दिनों में जब सुभाष महात्मा गांधी से मिले तो महात्मा गांधी के अनुयायी थे, महात्मा गांधी के सुधारवादी विचारधारों से जुड़ाव रखते थे। लेकिन कालांतर में उनका धीरे धीरे महात्मा गांधी के तौर तरीकों से मोह भंग होने लगा, और धीरे धीरे महात्मा गांधी के विचारों से मोह भंग भी होने लगा, और वो उग्र सुधारवादी विचारों से जुड़ गए, है ना। 1930 के बाद जब कांग्रेस के अंदर ही जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये कांग्रेस के अंदर एक तरीके से समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, तो ये उग्र सुधारवादी विचारधाराओं से जुड़ गए। और महात्मा गांधी को तो आप जानती हैं कि उनका रवैया बहुत स्पष्ट था। वो असहयोग के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से देश को आज़ाद करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी और समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए त्वरित कार्रवाई चाहते थे। गांधी भी चाहते थे कि देश की आज़ादी मिले, जल्दी से जल्दी मिले, इसके लेकर के बड़े व्यापक आंदोलन इन्होंने किए। लेकिन सुभाष त्वरित कार्रवाई चाहते थे। क्या चाहते थे? त्वरित कार्रवाई चाहते थे। और वो इसको लेकर के, जैसा कि आपको पता होगा कि जो महात्मा गांधी और सुभाष के बीच का मतभेद था 1939 पे, उसी समय पे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कि इसमें मित्र राष्ट्र थे, जिसमें से ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया, ये सारे एक तरफ थे, और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे, जिसमें जापान था, इटली था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ये सारे देश एक तरफ थे। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ठीक है। हिटलर था उस समय, इटली में मुसोलिनी था, जापान में भी तानाशाह शासक थे। तो उस दौरान चूंकि ब्रिटेन के खिलाफ थे और ब्रिटेन का भारत में शासन था, तो सुभाष को यह था कि चूंकि इस समय हमारा जो दुश्मन है, जिसके खिलाफ हम लोहा ले रहे हैं, जिससे हम अपने देश को स्वतंत्र कराना चाह रहे हैं,
तो स्वतंत्र कराने के लिए, चूंकि ये इस समय संकट में है, एक युद्ध में फंसा हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार में फंसा हुआ है, तो एक बड़ा मौका था कि हम अपने पड़ोसी देशों से या फिर जो धुरी राष्ट्र हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे वो अब रसिया हो, इनसे हम मदद लें, है ना। यानी कि अपने देश की आज़ादी के लिए हम पड़ोसी राष्ट्रों से मदद ले सकते हैं। और आप समझिए, बहुत बड़ी योग्यता और प्रतिभा की चीज़ ही होगी कि एक व्यक्ति यहाँ से निकलता है, अंग्रेजों की नज़रबंदी से निकलता है। अंग्रेज इस चीज़ को लेकर बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था सुभाष की प्रतिभा के बारे में कि ये बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, और भारत इनको नज़रबंद कर दिया जाता है, और उस नज़रबंदी से निकलते हैं। अब पेशावर के रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान पहुंचते हैं, और वहां से फिर रशियन एम्बेसी को संपर्क करते हैं, फिर जर्मनी जाते हैं, जर्मनी के बाद इटली भी जाते हैं। फिर वहां पर जब आपको पता है कि जब हिटलर हारने लग जाता है, वहां पर भी एक सेना तैयार करते हैं, जो ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिश सेना में जुड़े हुए जो भारतीय सैनिक थे, जिनको वहां कैद कर रखा गया था, उनको जोड़ करके एक सेना बनाते हैं, आज़ाद हिंद सेना बनाते हैं वहां पर। और आज़ाद हिंद सेना की, इसके बाद जब आपको पता होगा कि हिटलर ने जो है रसिया पे आक्रमण कर दिया, और फिर हिटलर बैकफुट पे आ गया, जर्मनी पराजित हो गया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसके बाद वो फिर निराश होकर के जापान चले जाते हैं, और जापान की सहायता, माफ करिएगा, सिंगापुर आते हैं। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभालते हैं, राज बिहारी बोस के द्वारा इन्हें बागडोर दी जाती है। उस समय सिंगापुर में जापान का ही शासन होता था। सिंगापुर, इंडोनेशिया सब जापान के कब्जे में था उस समय, तत्कालीन समय में। तब जापान के सहयोग से भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद सरकार बनाते हैं और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कराते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक पैरेलल गवर्नमेंट क्रिएट कर देना, पैरेलल गवर्नमेंट, एक समानांतर सेना बना देना देश की आज़ादी के लिए, और दिल्ली चलो का नारा देना, ये असाधारण व्यक्ति ही कर सकता है देश के बाहर सीमित संसाधनों को लेकर के। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रतिभा थी भारत के देश की आज़ादी को लेकर के, जो इतना बड़ा काम कर जाए। तो सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि उस दौरान जो है वो अपने पड़ोसियों से मदद लें, जो ब्रिटेन के इस समय विरोध में खड़े हैं, उन देशों की मदद लें। और उस मदद के लिए इन्होंने गांधी जी से बातचीत भी की, बोला गांधी जी से कि देखो, दुश्मन इस समय संकट में है, और हमें चाहिए कि इस समय दुश्मन को और कमज़ोर कर दें, और दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए हमें एक साथ आना चाहिए। और ऐसे में अंततोगत्वा गांधी जानते हैं, गांधी कहते हैं कि संकट के समय जो है हम दुश्मन को जो है, चूँकि हमारा दुश्मन संकट में है, इसलिए हमें दुश्मन का साथ देना चाहिए, इस समय उसको छेड़ना नहीं चाहिए, है ना। जबकि गांधी भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हैं, लेकिन तत्कालीन समय में वो सुभाष के इस विचार को काटते हैं। फिर सुभाष फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, और इसके बाद फिर भारत से बाहर चले जाते हैं। तो जो बोस थे, सुभाष चंद्र बोस थे, कई सारे विचार थे जिन पे मतभेद देखने को मिलता है। सबसे पहला मतभेद तो सुभाष की लोकप्रियता जो बड़े तेजी से बढ़ रही थी, कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर के महात्मा गांधी का विरोध एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके बाद जो सुभाष की जीत को अपनी हार समझ लेना, ये दिखाता है कि सुभाष के विचारों से कैसे सहमत नहीं थे। और कई हद तक गांधी भी सही हैं। आप खुद सोचिए, गांधी सोचते थे कि यदि भारत में ब्रिटेन की जगह, ब्रिटिश की जगह पे जर्मनी आके बैठ गया, हिटलर जैसा प्रशासक आके बैठ गया, तो अब क्या होगा हालत। मान लीजिए हिटलर से हम मदद लेते और भारत को ब्रिटेन से मुक्ति दिला देता, लेकिन गांधी इसलिए थोड़ा सा, गांधी भी कहते दूरदर्शी थे इस मामले में। इसके बाद स्वतंत्र भारत के निर्माण में सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में एक जो सबसे बड़ा जो मतभेद था, वो था सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता। क्योंकि सुभाष सोवियत संघ से बहुत प्रभावित थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जो पंचवर्षीय योजना थी, जो वहाँ का इकोनॉमिक मॉडल था, जो लेनिन के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो लेनिन की उस इकोनॉमिक मॉडल से इतना ज़्यादा प्रभावित थे, और वो चाहते थे कि भारत में भी एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, भारत में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। और देखते हैं आप, नेहरू और सुभाष दोनों सेम ही विचारधारा से थे, तभी देश की आज़ादी का जो इकोनॉमिक ढांचा था वो भी तो एक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था चाहते थे, और भारत को एक समाजवादी राष्ट्र चाहते थे। कौन चाहता था? सुभाष चाहते थे भारत एक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था हो और एक समाजवादी राष्ट्र होना चाहिए, यानी कि सारा कुछ देश के नियंत्रण में होना चाहिए। समाजवाद का मतलब तो यही है ना कि सारा कुछ सरकार नियंत्रित करे। लेकिन गांधी क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कुटीर उद्योगों को, शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, गांवों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के बात करते थे। गांधी कुटीर उद्योगों की बात करते थे, देश को मजबूती प्रदान करने के लिए वो औद्योगिकरण के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि वो देखो, पूंजीपति के खिलाफ गांधी नहीं थे, गांधी इसके लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं, और सर्वोदय में कहते हैं कि जो पूंजीपति है
पूंजीपतियों को आगे चल के क्या बनना है, अपना संरक्षक बन जाना है, अपनी संपत्ति को समाज को वो समर्पित कर देंगे। उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। उनका जब हृदय परिवर्तन होगा, उनका आत्मिक बल, उनकी नैतिकता, उनकी जितनी भी संपत्ति है, उनकी जरूरतों के अतिरिक्त वो सारी संपत्ति समाज को सौंप करके उसका संरक्षक बन जाएंगे। हमें पूंजीपतियों को समाप्त नहीं करना। इस चीज के गांधी समर्थक थे। लेकिन गांधी, इसलिए गांधी समाजवादी के विरोधी थे, पूंजीपति के विरोधी नहीं थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि यदि समाज का वो वर्ग जो क्रिएटिव है, जो प्रोडक्टिव है, जिसने समाज को बहुत कुछ दिया है ना, तो कहीं ना कहीं पे जो है ये जो है महात्मा गांधी की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि गांधी जो है, तो गांधी और सुभाष में पहला जो गतिरोध देखने को मिलता है वो दिखता है विचारधारात्मक तौर पे। ये समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे। गांधी जो है मध्यम मार्ग चाहते थे। गांधी चाहते थे कि देश में शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। वैसे देखो, गांधी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, गांधी बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति है। गांधी जी का जो सर्वोदय का सिद्धांत है, आप उसे पढ़ लेंगे। गांधी जी राज्य नामक संस्था को नहीं मानते। वो कहते हैं कि राज्य नामक संस्था होनी ही नहीं चाहिए, है ना। राज्य शोषणकारी संस्था होती है, लोगों को कानून के माध्यम से कई मामलों से वो क्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे दोनों के बीच में बहुत सारे मतभेद हैं, चाहे वो देश की आजादी को स्वतंत्र कराने को लेकर के जो माध्यम हो। गांधी सत्य, अहिंसा, इसी चीज को लेकर के ही हमेशा बढ़ना चाहते हैं। सैन्य सहायता लेने को लेकर के और किसी भी तरीके से वो जो है कोई भी देश की मदद नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम सत्य, अहिंसा, असहयोग के दम पे जो है देश को आजाद करा लेंगे। जबकि जो है सुभाष चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण देश को आजाद कराना है, चाहे जो भी माध्यम हो। यदि दुश्मन कमजोर है तो हमें इसको अवसर के तौर पे लेना चाहिए। और गांधी का मानना है कि नहीं, दुश्मन यदि, तो गांधी आत्मबल पे ज्यादा बल देते हैं, आत्म संयम पे ज्यादा बल देते हैं, असहयोग पे बहुत ज्यादा बल देते हैं, अहिंसा पे ज्यादा बल देते हैं और सत्याग्रह को प्रमुख माध्यम बनाना चाहते हैं। जबकि बोस चाहते थे कि समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हमें अपने डिसीजन लेने चाहिए। चूंकि देश इस समय परतंत्र है तो हमें कैसे भी करके अपने देश को आजाद कराना है। तो उद्देश्य एक ही था, बस विचारधारात्मक दोनों में अंतर था। और इसी विचारधारा को लेकर के ऐसा नहीं था, आपको पता होगा कि जब जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है तो इनके द्वारा जो है जर्मनी से एक रेडियो के माध्यम से तभी पता चलता है कि सुभाष जिंदा और जर्मनी में। वहां से एक वक्तव्य भी आता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई कि राष्ट्रपिता के नेतृत्व पे अब पूरा देश हमारा खड़ा हो गया, उठ खड़ा हुआ है और ये देश की अंतिम लड़ाई साबित होगी। गुलामी की जंजीरें हम पूरी तरीके से झटक देंगे। तो इस सुभाष का गांधी के साथ पूर्ण श्रद्धा थी, एक दूसरे के साथ ही थे, लेकिन कार्य को लेकर, काम करने को लेकर के, तरीकों को लेकर के, विचारधारात्मक तौर पे दोनों एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, तो ये गांधी और सुभाष में बहुत सारा अंतर था। बाकी यदि देखा जाए तो नेतृत्व क्षमता में गांधी भी उतने ही योग्य थे, तभी पूरे भारत को आजाद कराया, और वही योग्यता सुभाष की थी। कंपेयर हमें आमतौर पे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और ये अनुराग राय जी बोल रहे हैं क्या बोस एंटी गांधी थे? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। एंटी गांधी कभी नहीं थे, ठीक है, कभी भी एंटी गांधी नहीं थे। बस गांधी जी को कई सारी सलाह, कई सारी राय, कई सारे चीज़ों को लेकर के उन्होंने जो अपनी बातें कही, उसमें गांधी जो है कई बातों को नज़रअंदाज करते हैं, काटते हैं। वो बताते हैं कि नहीं, इस समय ये परिस्थिति सही नहीं है ना। तो यहाँ पे एंटी गांधी होने की बात नहीं है। एंटी गांधी की कभी भी इस चीज़ को लेकर के आप लिखेंगे भी नहीं, और ये चीज़ थी भी नहीं, ठीक है, इतिहास के पन्नों में। तो चाहे वो इकोनॉमी की बात रही हो, इकोनॉमिक तौर पे ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था चाहते थे, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था चाहते थे। गांधी एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था चाहते थे, गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाना चाहते हैं। और आज देखिए एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है सबको रोजगार पहुंचाने में, और गवर्नमेंट जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है उसमें एमएसएमई सेक्टर को ही तो मजबूत बनाया जाना है, उसी को लेकर तो काम किया जाना है। आज करोड़ों लोगों को रोजगार यदि कोई दे पा रहा है तो एमएसएमई सेक्टर दे रहा है। और भारत कल के दिन यदि इंडस्ट्रियल, क्योंकि उससे होगा क्या, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था भी गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे उसमें शासन सत्ता, धन का विकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये आपको पता होना चाहिए। गांधी संघर्ष विराम संघर्ष की नीति को लेकर के चलते हैं। वो कहते हैं कि जब दुश्मन के साथ हम कोई लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो कुछ समय में रुकना चाहिए, फिर इंतजार करना चाहिए सही समय का, सही मौका का। तभी आप देखेंगे 10-10 साल का एक बड़ा गैप दिखता है। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, 2 साल तक चला, फिर गांधी ने उसे रोका। फिर इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला,
फिर उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन चला। तो संघर्ष विराम संघर्ष की नीति के तहत वो लगातार दुश्मन को कमजोर करता जाते हैं और देश में एक आत्मिक बल, नैतिक बल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते हैं। महात्मा गांधी का जो अहिंसा है ना, वो नैतिक बल की बात है। महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि आप बलवान हैं, वो कायर और डरपोक, वो कहते हैं कि आपके अंदर बल होना चाहिए, आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, तभी आप अहिंसक बन सकते हैं। आप सोचें कि आप कायर हैं, आप डरपोक हैं और अहिंसक हो जाएं, तो ये गलत है। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप हिंसक हो जाइए। वो कह रहे हैं कि यदि आप बहुत बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, तो आपको किसी को दबाना नहीं चाहिए। अब कोई एक चींटी है, वो चींटी हाथी को कहे कि मैं तुम्हें ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, है ना, उठा के फेंक दूंगी, तुम्हें उठा लूंगी, मैं अपने उस मुंह पे उठा लूंगी, तो गलत बात है। एक बार हाथी कहे तो अच्छी बात है। तो उनका कहना है कि जो अहिंसा है वो एक आत्मिक बल है। हम चाहें तो किसी भी तरीके से, हिंसक तरीके से हम कर सकते हैं, आपको दबा सकते हैं, लेकिन नहीं करना। समझ रहे हैं, वो नैतिकता का परिणाम है और तभी हो सकता है जब आपके अंदर योग्यता हो और उस योग्यता के बाद भी आप शांत रहें। समझ रहे हैं, वो वाली बात है ना। तो गांधी का जो अहिंसा का विचार है वो कोई मजबूरी की बात नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो शायद गांधी को समझते ही नहीं है। गांधी जो है समसामयिक जरूरत है। वर्तमान में आज देखिए इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो विवाद हो रहा है, क्या हो रहा है, ये किस चीज को लेकर विवाद है ना। तो गांधी का जो समसामयिक जो प्रासंगिकता है वो महात्मा गांधी की है। वैश्विक आतंकवाद है, उसे समाप्त कैसे करेंगे हम? गांधीवाद से करेंगे, ठीक है। लेकिन सुभाष में जो नेतृत्व योग्यता थी, देश को आगे ले जाने की योग्यता थी, देश को लेकर जो ललक थी, देश के डेवलपमेंट को लेकर ललक थी, क्योंकि कोई व्यक्ति यहां से निकलता है खाली हाथ और जाकर एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट बना लेता है और वो जाकर एक गवर्नमेंट के साथ साथ एक सरकार बनाता है, एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाता है और देश की आज़ादी के सपने सजोता है, तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज बनने के बाद ही देश के अंदर वो उबाल आता है कि देश की जो नौसेना विद्रोह होता है, नौसेना विद्रोह अंतिम प्रहार होता है अंग्रेजों के ऊपर, और उसके बाद वो फिर पूरी तरीके से भारत छोड़ के चले जाते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का भी बहुत बड़ा योगदान है, गांधी के तीनों आंदोलनों का योगदान है। दोनों ने मिलकर आजादी के सपने सजे और उसके लेकर के काम किए। बस यही था कि विचारधारात्मक तौर पे दोनों अलग अलग रहे कई मामलों में, चाहे वो देश की स्वतंत्रता को लेकर तरीके की बात रही हो, चाहे देश के इकोनॉमिक ढांचे की रही हो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की रही हो, इन सब चीजों की रही हो। बस इतनी सी बात है। तो ये आपको जानना चाहिए। महात्मा